श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, हयात रायपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली कलम श्रृंखला, कलम रायपुर की ये जो श्रृंखला है, आज हमें बहुत खुशी है कि इसकी 50वीं कड़ी का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कोई भी साहित्यिक आयोजन सृजनात्मक प्रयास होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये हम जानते हैं, लेकिन एक साहित्यिक आयोजन की शुरुआत करना और धीरे 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 उस आयोजन में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उस पर बने रहना और कदम बढ़ाते बढ़ाते 50वीं कड़ी तक पहुंचना, आज मुझे लगता है कि हम आम तौर पर अपनी उपलब्धियों पर बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आज ये मॉडेस्ट होने का दिन नहीं है। और मैं आयोजन समिति की ओर से ये कह सकता हूँ कि 50वीं कड़ी का आयोजन करते हुए जो हमें खुशी हो रही है, उसे शायद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आज से करीब 5.5 साल पहले 30 जून 2015 को हमने कलम रायपुर के पहले एपिसोड की शुरुआत इसी हॉल में, हयात रायपुर के इसी हॉल में हमने शुरुआत की थी। शुरू में 2-3 महीने में एक प्रोग्राम होता रहा और फिर धीरे से वो हर महीने के आयोजन के रूप में स्थापित हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि इस आयोजन को सिर्फ रायपुर शहर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ से इतना अभूतपूर्व प्रेम मिला, इतना ज़्यादा मार्गदर्शन और स्नेह मिला कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 महामारी के इस दौर में हम अपने फिजिकल सेशंस नहीं कर पा रहे थे और एक लंबा वक्त, करीबन 10 से 11 महीने का एक ऐसा वक्त गुजरा जिसमें हम अपने कलम के सत्र आयोजित कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे ऑनलाइन सत्र थे। फिजिकल सेशन हम इस तरीके से एक साथ इकट्ठे होकर नहीं कर पा रहे थे। उसका भी अपना आनंद है, क्योंकि एक बड़े अच्छे साहित्यकारों को सुनना, उनकी रचना संसार के बारे में जानना हमेशा बहुत अद्भुत अनुभव देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि अगर हम रूबरू मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं तो उसके आनंद की बात ही अलग है। और इसलिए हमने ये प्लान किया और ये तैयारी की कि हम अपने 50वें सत्र का जो आयोजन करेंगे उसे फिजिकल सेशन के रूप में हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए हमने निवेदन किया आशुतोष भारद्वाज जी से, तो शिमला से रायपुर तक का सफ़र वैसे बहुत कठिन नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर आप दिन, तिथि, समय निर्धारित कर दें और जिस समय में आना है, तो इतनी मेहनत के साथ आशुतोष जी हमारे पास आए हैं। सर, आपके लिए हम हृदय से आभारी हैं और आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया। आपके सफ़र, क्योंकि शिमला से चंडीगढ़ तक आना, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर और फ्लाइट डिले, तो इन सब में आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कष्ट उठा करके आपको आना पड़ा। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच आए और आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने तरीके का एक अनूठा आयोजन है कलम। मैं थोड़ी सी जानकारी प्रोग्राम के बारे में दे दूं और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो कुछ छोटे छोटे हमारे गाइडलाइंस हैं उसके बारे में आप सभी से निवेदन कर दूं। हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए आपके आजू बाजू के चेयर्स को फ्री छोड़ा हुआ है, तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें कि आपके बगल की सीट खाली रहे ताकि वो डिस्टेंसिंग पालन हो सके। पहला, सैनिटाइज़र सभी के पास उस सीट में अवेलेबल करवाए गए हैं ताकि हम डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन दोनों कर लें। और एक छोटा निवेदन कि पूरे सत्र के दौरान आपसे निवेदन है कि मास्क का आप उपयोग करें। अतिथियों के लिए हमारे पास किताबें हैं, किताबें सीमित संख्या में हैं और उन किताबों को सत्र के बाद ऑथर के सिग्नेचर के साथ आपको हम एक भेंट स्वरूप आपको दे देते हैं। तो उस समय हम एक कोशिश करेंगे कि वहाँ क्यू ना लगे ताकि किसी भी तरीके की लाइन में लग करके हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना कर पाएँ। बहरहाल बस इतने ही हैं। अगले 45 मिनट की बातचीत लेखक और सूत्रधार की होगी और आज हमें बहुत खुशी है कि सूत्रधार की भूमिका में आज हमारे साथ हैं राहुल सिंह साहब, जो बातचीत करेंगे आशुतोष जी से। 40-45 मिनट की बातचीत होगी जिसमें लेखक और मॉडरेटर की आपस की बातचीत होगी और फिर आप लोगों के जहन में जो सवाल होंगे उन सवालों के जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं आशुतोष जी से। अगले 15 से 20 मिनट का जो सत्र होगा 45 मिनट के बाद सवाल जवाब का, और फिर मिनटों और कार्यक्रम का समापन।
बहुत वक्त ना लेते हुए मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करूंगा और उसके बाद हम आज के इस कार्यक्रम का जो सिलसिला है और औपचारिक शुरुआत है वो हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून 2015 में कलम रायपुर के पहले सत्र की शुरुआत की गई थी और जो संस्थाएं इनके पीछे काम कर रही हैं, सबसे पहले प्रभा खेतान फाउंडेशन, मशहूर साहित्यकार प्रभा खेतान जी के नाम पर ये फाउंडेशन, जो कि न सिर्फ देश भर में बल्कि देश के बाहर भी बहुत से रचनात्मक कार्यों में संलिप्त है। विशेष रूप से साहित्यिक, महिला उत्थान, पर्यावरण और सामाजिक उत्थान के अनेक प्रयास इस संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं। हिंदी के साहित्य के लिए एक ऐसा मंच जिसमें लेखक पाठक संवाद हो और किसी भी गैर ज़रूरी जो औपचारिकताएं होती हैं उन्हें हम कितना कम कर सकते हैं, इस प्रयास के साथ कलम की कल्पना की गई और कलम रायपुर की शुरुआत इसी सोच से सामने आई। श्री सीमेंट्स हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं। अभिकल्प फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की संस्था जो कि साहित्य और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है, वो संस्था इसकी सहयोगी संस्था के रूप में कलम का आयोजन विगत 5.5 वर्षों से कर रही है। और हयात रायपुर जैसी ये ऑर्गेनाइजेशन जहां आज हम यहाँ पर हैं, इनके परिसर में इनका लगातार हमें भरपूर सहयोग मिलता है ताकि हम इतने खूबसूरत और रचनात्मक कार्य को उनके सहयोग के साथ यहाँ आयोजित कर सकें। विगत 50 कड़ियों में यानी 49 कड़ियों में जो लेखक और साहित्यकार हमारे बीच शामिल हुए, तो साहित्य के साथ हमेशा एक वाद का बैग हमेशा चलता है। कोई वाम की ओर किन्हीं का झुकाव होता है, दक्षिण की ओर किन्हीं का झुकाव होता है, कुछ सेंट्रल होते हैं, कवि हैं, गद्य हैं, युवा हैं, क्लासिक राइटर्स हैं, ऐसे तमाम अलग अलग कैटेगरीज में साहित्य को बांटा गया है। साहित्य साहित्य है, लेकिन फिर भी अगर उसके सब टाइटल्स में बांटा जाए तो इस तरीके से बात आती है। कलम विशुद्ध रूप से नॉन पॉलिटिकल मंच है। सभी तरीके के साहित्यकार इसमें शामिल हुए हैं और हमें बहुत खुशी है कि 49 कड़ियों में और पिछले 5.5 सालों में लगातार कलम रायपुर यहाँ पहुँचते हुए निर्विवाद रूप से अपने कार्यक्रम का संचालन करता आ रहा है। ना किसी वाद की तरफ, ना किसी ख़ास एजेंडा की तरफ, या फिर ना साहित्य की किसी ख़ास विधा की तरफ, सभी तरफ से न्यूट्रल तरीके से अगर ये आयोजित होने वाली ऐसी श्रृंखला है जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े साहित्यिक वर्ग के एक समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें थी जो मुझे लगता है कलम में आज जो पहली बार आ रहे होंगे उनके लिए जानना ज़रूरी होगा। हम कलम में सीमित संख्या में अपने अतिथियों को आमंत्रित करते हैं और दोबारा नहीं करते हैं। दोबारा आमंत्रित करने के लिए हमें 2, 3, 4 कड़ियों का हम इंतज़ार करते हैं। उसकी कोशिश ही यही है कि अगर सीमित संख्या में पाठक या साहित्य प्रेमी आ रहे हैं, साहित्यकार आ रहे हैं, तो हम मैक्सिमम जितने दूर तक जा सकें, ये हमारा प्रयास होता है। मैं बहुत जल्दी उन महान साहित्यकारों का और उन ख़ास साहित्यकारों का नाम लेना चाहता हूं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, ताकि आप आज हम 50वीं कड़ी में एक बार उन्हें भी याद कर लें और फिर आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे। हमने शुरुआत की थी प्रभात रंजन जी से, फिर नरेंद्र कोहली जी आए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, भगवान दास मोरवाल, यतीन्द्र मिश्र, ईरा पांडे, नादिरा बब्बर, सुरेंद्र मोहन पाठक, सुकृता पॉल कुमार, पंकज बिष्ट, पुष्पेश पंत, नीलिमा चौहान, डॉक्टर हरिओम, प्रत्यक्षा, अनंत विजय, असगर वजाहत, मंगलेश डबराल, मनीषा कुलश्रेष्ठ, आशीष चौधरी, नीलिमा डालमिया आधार, लीलाधर जगुड़ी, गीताश्री, पद्मेश गुप्त, अरुण कमल, बी.के. सिंघल, देवदत्त पटनायक, अनु सिंह चौधरी, सत्य व्यास, निखिल सचान, अनामिका, भगवंत अनमोल, नीलोत्पल मृणाल, सच्चिदानंद जोशी, आशा प्रभात, दिव्या माथुर, विजयश्री तनवीर, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा और इरशाद कामिल के साथ एक बुक रैक फंक्शन, ममता कालिया, नवीन चौधरी, ललित कुमार जो कि कविता कोश के संस्थापक हैं, मनोज मुंतशिर, अंशु हर्ष, दीपक रमोला। अंशु हर्ष तक के जो आयोजन हुए थे वो लाइव हुए थे, फिजिकल सेशन के रूप में हुए थे, और फिर जो वर्चुअल सेशन हुए थे उसमें दीपक रमोला, संजीव पालीवाल, विजय त्रिवेदी, हिमांशु वाजपेयी, प्रियंका ओम, और अब 50वीं कड़ी आशुतोष भारद्वाज जी के साथ।
मुझे लगता है जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें आशुतोष भारद्वाज जी का और राहुल सिंह जी का कि प्लीज़ आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें कि आज के हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आशुतोष जी प्लीज़ आप मंच पर आएँ और राहुल सिंह जी आपसे भी निवेदन कि आप यहाँ पर सामने आएँ। मैं हयात रायपुर के जनरल मैनेजर हरकरण सिंह जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और स्वागत उद्बोधन दें। नमस्कार, शुक्रिया गौरव, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। एंड मुझे बहुत खुशी है कि ये वर्चुअल सेशन से हम फिज़िकल सेशन में आ गए हैं और बहुत खुशी है मुझे आप सबको देख के, बहुत जाने में पहचाने चेहरे हैं। विदाउट एनी फर्दर एड्यू आई वुड लाइक टू वेलकम आशुतोष जी एंड राहुल जी। थैंक यू सो मच। आई थिंक आज 50वीं कड़ी जो गौरव बोल रहे हैं, आज एक माइलस्टोन इवेंट है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ देने का। और प्रभा ख्यातान फाउंडेशन के साथ हमारी जो ये एक पार्टनरशिप है, एक ये एसोसिएशन है, ये आई थिंक हम एज हायट होटल्स बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी के, आप हमें सपोर्ट करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। नमस्कार। बहुत शुक्रिया हरकरण जी। और एक संक्षिप्त परिचय आज के हमारे मेहमान लेखक आशुतोष भारद्वाज और आज प्रोग्राम में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं राहुल सिंह जी के बारे में, और फिर ये मंच हम सौंप देंगे सूत्रधार जी को और लेखक को। आशुतोष भारद्वाज एक द्विभाषी पत्रकार हैं, कथा लेखक और साहित्यिक आलोचक हैं। वे गद्य को विभिन्न रूपों और शैलियों के साथ प्रयोग करते हैं। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने मध्य भारत की यात्रा की और माओवादी विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष में पकड़े गए जनजातियों की स्थितियों का दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने मुठभेड़, हत्याओं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों और चुनावी दुर्भावनाओं की जांच की है। वे भारत के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें लगातार 4 वर्षों तक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2015 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में रॉयटर्स कर्ट शार्क अवार्ड्स के लिए नामित किया गया। उन्होंने 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, एक कहानी संग्रह जो फ्रेम में न थे, साहित्य और सिनेमा पर निबंधों की एक पुस्तक पितृवध, दंडकारण्य की एक रचनात्मक जीवनी द डेथ स्क्रिप्ट, कई अन्य कहानियों के अलावा डायरियाँ, यात्रा वृत्तांत और आलोचनात्मक निबंध। टाटा लिटफेस्ट 2020 अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट उन्हें किया गया और बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑफ द ईयर 2020 अट्टा गलट्टा अवार्ड। द डेथ स्क्रिप्ट जल्द ही कई भाषाओं में प्रदर्शित भी हो रही है। उन्हें अपने अभिनव उपन्यास के लिए कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप प्राप्त किया है और बेंगलोर के संगम हाउस 2012-13 में एक लेखक के रूप में भी आप शामिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी, आप आज हमारे बीच में शामिल हुए हैं। और आज यहाँ पर बातचीत करेंगे राहुल कुमार सिंह जी। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में स्वर्ण पदक सहित स्नातकोत्तर की उपाधि आपने हासिल की। संग्रहालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, फेलो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ 1991। शोध लेखन और संपादन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 500 से अधिक ग्राम स्थलों का सर्वेक्षण, ताला, डीपाडी, सिसदेवरी, महेशपुर, कलचा, भदवाही, डमरू, भोंगापाल जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों की खुदाई, पुरातत्व संग्रहालय विज्ञान के ग्रंथों, शोध पत्रिकाओं के लिए लेखन संपादन, आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विषयों पर लेखन, वक्तव्य, बहुचर्चित लोकप्रिय साहित्य कृति एक थे फूफा तथा सिंहावलोकन पुस्तक प्रकाशित। रामनामी समुदाय एवं भौगोलिक धार्मिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल मत्कू द्वीप पर बनी डॉक्यूमेंट्री में विशेषज्ञ की भूमिका भी आपने निभाई है। अनेक व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप लगातार शामिल रहे हैं। हम जैसे बहुत से युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राहुल सिंह जी। और अब मैं ये मंच आप दोनों के सुपुर्द करता हूँ। आप लोग बातचीत का सिलसिला आरंभ करें और हम लोग रस लेंगे दर्शक दीर्घा में बैठकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का अभिवादन स्वागत करते हुए, आशुतोष जी का स्वागत करते हुए, मैं शिमला निर्मल वर्मा के शहर से संयोग है कि आशुतोष आ रहे हैं। और निर्मल वर्मा की कभी उन्होंने एक बात कही थी, निर्मल वर्मा ने, कि शिमला ऐसी जगह है कि जहाँ कोई सामान्य व्यक्ति भी रहे तो वहाँ
प्रकृति इस तरह की है कि वो साहित्यकार बन जाए, वो कलाकार बन जाए, वो कवि बन जाए, इस तरह की उन्होंने बात कही थी। एक इसी तरह की बात मैं याद कर पा रहा हूँ कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, संयोग से वो भी जैसे पत्रकार थे, जिस श्रेणी जिस दर्जे के, उसी दर्जे के वो साहित्यकार थे। उन्होंने एक बार उनसे ये पूछा गया कि आपकी लेखनी में, आपके साहित्य में ढेर सारी फैंटेसी होती है। उन्होंने उसका बहुत एक सुंदर जवाब दिया था कि वो चीज़ें आपको फैंटेसी इसलिए लगती हैं क्योंकि आप लातीन अमेरिका से परिचित नहीं हैं। अगर आप लातीनी अमेरिका, जहाँ के वो मूल निवासी थे, वो कहा करते थे कि आप वहाँ आएँ तो आपको पता लगेगा कि जिसे आप फैंटेसी कहते हैं वो रियलिटी है। तो दरअसल ये दोनों उल्लेख मैं इसके साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ आशुतोष जी से कि ये जो पृष्ठभूमि होती है, शायद ये किसी एक लेखक, एक साहित्यकार और बल्कि एक व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अहम उसकी भूमिका होती है। तो इस संदर्भ में मैं आशुतोष जी से उनकी इस पृष्ठभूमि के बारे में चाहूँगा कि वो हम सभी को बताएं। ये पृष्ठभूमि उनकी किस तरह से रही है जिससे वो आज इस जगह पे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से लेखक की, जिसमें मैं भी आता ही हूँ, न तो कोई उसका एक पृष्ठ होता है, न कोई एक भूमि होती है। निर्मल का ही आपने जिक्र किया है, तो निर्मल शिमला में जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन निर्मल को यूरोप ने बहुत अधिक सींचा है। और अगर मैं अपना कहूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जगह से आता हूँ जिसे काऊ बेल्ट कहते हैं, या जन्म होता है। लेकिन बहुत जल्दी मैं बम्बई चला जाता हूँ, जो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन महानगरीय जगह है, फिर दिल्ली, और फिर यहाँ आता हूँ। और मेरे जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण साल यहाँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में बीतते हैं। और फिर मैं शिमला में हूँ, दिल्ली होकर आया। तो मैं समुद्र किनारे भी रहा हूँ, पहाड़ों पर भी हूँ, जंगलों में भी हूँ, और ठेठ मैदानी गाय के काऊ बेल्ट इलाके से भी आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विभिन्न प्रभावों ने मिलकर मुझे रचा होगा। और ये सिर्फ भूगोल की बात कर रहा हूँ। अगर आप साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें तो बचपन में जो सबसे आरंभिक प्रभाव थे मेरे ऊपर, मैंने लिखा भी है इस किताब में, कि 8-8.5 साल की उम्र में मुझे संयोग से, जब हम कॉमिक्स पढ़ा करते हैं, मुझे अपने घर की अलमारी में कहीं दबे हुए 4 उपन्यास मिले थे। उस लेखक का नाम था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था तब तक। जब मैंने उस उम्र में, कच्ची उम्र में उनको पढ़ा, तो मेरे सामने एक ऐसी संवेदना की दुनिया खुली जिसमें ऐसे मानवीय संबंध थे, ऐसा प्रेम था, ऐसा प्रतिकार था जिससे मैं नितांत अपरिचित था। तो पहला प्रभाव बंगला उपन्यासों से पड़ता है। फिर जब बम्बई चला जाता हूँ तो वहाँ यूरोपीय सिनेमा और यूरोपीय साहित्य से परिचय होता है, जो बहुत लंबे समय तक रहा आता है। और फिर जब मैं पत्रकारिता में आता हूँ, वो खासकर छत्तीसगढ़ में आता हूँ, तो जिसे आप बहुत ही जमीनी और बहुत ही क्रूर सच्चाई कहते हैं, मृत्यु और लहू, मैं उससे रूबरू होता हूँ। तो ये बहुत ही, अंग्रेजी में जैसे रोलर कोस्टर राइड कहते हैं, या बहुत ही रक्तरंजित किस्म की यात्रा रही है। ऐसे अनुभव हैं जिसने रूह को घायल किया है, शरीर को तो किया ही है कई बार। तो आप इससे मेरी भूमि अगर कहीं है भी, पता नहीं कहाँ है, तो इस तरह निर्मित होती है। मैं आपकी बात से ये मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपके कुछ हद तक व्यक्तित्व और बहुत ज़्यादा सीमा तक आपके लेखन के जो अलग अलग पृष्ठ हैं, जिन अलग अलग विधाओं में आप विचरण करते हैं, वो इस अलग अलग तरह की भूमियों से आते हैं। इतनी तरह की भूमियाँ हैं आपके इस अनुभव में कि वो जैसा यात्रा वृत्तांत भी हैं और सोहबतें भी हैं और फिर उपन्यास भी, पत्रकारिता भी, ढेर तरह की ऐसी चीज़ें हैं। डेथ स्क्रिप्ट जो अभी बहुत चर्चा में रही है, सम्मानित हुई है, और एक तरह से जिसे बार बार कहा गया है
हिंदू ने उसे जिस तरह से और देश के ऐसे प्रतिष्ठित समीक्षकों और पत्रों ने उसे कहा है, जोनर को जिस तरह से आप तोड़ते हैं, जो जिस तरह से वो चीज़ें आती हैं, तो शायद यही अनुभव का संसार और यही पृष्ठभूमि होती है जिसकी वजह से ये स्थिति बनती है। मैं आता हूँ जो जिसकी चर्चा आपने की, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि की, शायद वो दौर था और मैं याद कर पाता हूँ कि जनसत्ता में एक शायद अनियमित कॉलम होता था नक्सल डायरी का। नक्सल डायरी चूँकि एक अखबार के कॉलम के रूप में छपता था, इसलिए वो बहुत शायद उस स्थायी महत्व का नहीं रहा, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से जिसने भी नक्सल डायरी के वो स्तंभ पढ़े हैं, वो डिस्पैचेस पढ़े हैं, वो उसे बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। खासकर वो 2-3 चीज़ें जो मुझे स्थायी रूप से मेरी स्मृति में दर्ज हैं कि वो जिस तरह से आप उसमें, शायद ये बात इतनी स्पष्टता से पहली बार कहा गया था कि वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, बस्तर के निवासी हैं, वो किस तरह से दुधारी तलवार पर चलने की आदत बन रही है, वो पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी नस्ल किस तरह से उसका स्वभाव बदल रहा है, या जिस तरह से आप वहाँ के पुलिस के थानों की मानवीयता की बात करते हैं, इस तरह की अलग अलग की बात उसमें आती है। तो उस दौरान के आपके लेखन और अनुभव, जिसकी आप कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से या आपको भावनात्मक रूप से जिस तरह से चीज़ों ने आहत किया, वो चीज़ें जो आपके लेखन से ज़्यादा शायद सुन के हम महसूस कर पाएंगे, वो आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मृत्यु हमारे जीवन का एक विराट सत्य है, हम सभी को पता है, और उसे शायद लेकिन हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं कि एक दिन हम सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी को एक दिन जाना है। मैंने बस्तर में आने से पहले अपने जीवन में सिर्फ एक मृत्यु देखी थी अपने करीबी की, बाकियों के बारे में पता चलता था, लेकिन मैं मृत्यु का गवाह या साक्षी नहीं बना था। मैं यहाँ जिस दिन आया था उसके दूसरे ही दिन 48वें घंटे के भीतर मुझे खबर मिली थी कि भद्रकाली में, बीजापुर में बम विस्फोट में 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ आकर पहली बार मैंने मौत को अपने बहुत सामने से देखा, उस जीवन की उस विराट विभीषिका को जिस पर हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं हम सभी असल में इस गुमान में जीते हैं कि हम तो अमर होने आए, हम अमर हैं, हम जो करके यहाँ जा रहे हैं, हम पता नहीं हम कितना कुछ लेकर आए थे, इस भाव में जीते हैं हम। लेकिन जीवन की उस क्षण भंगुरता को, अपनी मोर्टैलिटी को, अपने शुद्रता को कि मैं किसी भी वक्त खत्म हो सकता हूँ, ये मैंने बस्तर में आके जाना। तो इसने मुझे और मेरे लेखन को बहुत ही बुनियादी तौर पर परिवर्तित किया। पहली बार मुझे लगा कि तत्काल को जो काम संबोधित होता है, ये बात पहले भी रही होगी, उससे परे कुछ सोचना है। पता नहीं मैं कितना आपको अपनी बातें स्पष्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज से या तत्काल से परे अपने को सोचना शुरू किया, और इसके लिए इस मृत्यु के अनुभव का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैंने मृत्यु को इतनी गहराई से अपने सामने ना देखा होता, तो शायद ये भीतर मेरे परिवर्तन ना आया होता। आप शायद ये बात हम लगता है मुझे कि और आपसे ज़्यादा स्पष्ट सुनना चाहेंगे, और वो कराने के लिए मैं अगर अपनी बात इस तरह से कहूँ कि ये जो इस दौरान जब आप छत्तीसगढ़ में रहे और माओवादी गतिविधियों और घटनाओं की रिपोर्टिंग करते रहे, तो उन्हें मैं अगर सोचूं तो वो 2-3 अलग अलग स्तर हो सकते हैं। एक तो वो खबर हो सकती है, खबर जो बहुत हद तक जिसमें एक तटस्थता होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक रिपोर्टिंग होती है, उसे दूसरे स्तर पर कहीं ले जाकर आप
साहित्य में भी परिवर्तित कर पाते हैं, दूसरा उसका स्तर है। और तीसरा स्तर जो इस तरह के किसी भी काम में चाहे अनचाहे आप पे एक दायित्व आ जाता है या अपेक्षा की जाती है कि आप क्या इसके निदान के लिए कोई सुझाव कर रहे हैं, या आपके लिखने से इसमें जागरूकता आ रही है, या इसके निदान में कोई उसकी राह बन रही है। तो ये तीन अलग अलग स्तर अगर देखें तो उसे रिपोर्टिंग के लेवल पे, साहित्य के लेवल पे, या उसके ओवरऑल इम्पैक्ट, या उसके कहें कि यूँ किस तरह से वो समाज के लिए उपयोगी है जागरूकता के अलावा। देखिए, मेरे भीतर अपनी शुद्धता को और अपनी औसतता को लेकर मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा रहा है। मुझे कोई ये गुमान नहीं रहा कि मेरा लिखा कोई शब्द कोई बड़ा भारी परिवर्तन ला देगा या क्रांति कर देगा। बतौर पत्रकार भी यही लगता था और बतौर साहित्यकार भी। मेरी एकमात्र आकांक्षा ये होती है कि मैं पहले बतौर मनुष्य मैं उस पीड़ा को दर्ज कर पाऊँ। देखिए, दुर्भाग्यवश पत्रकार होना भी और साहित्यकार या कथाकार होना भी आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेईमान रास्ते पर धकेल सकता है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो आप हर चीज़ को एक खबर के एंगल से, खबर के दृष्टिकोण से देखने के आदी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। आप उसको खबर के अलावा कुछ और नहीं देखना चाहते। यही चीज़ कथाकार या उपन्यासकार के साथ भी होती है। वह हर घटना को बतौर कथाकार ही देखना चाहता है। मैं आपको एक बड़ा बढ़िया उदाहरण देता हूँ। बर्गमैन जो बड़े भारी स्वीडिश फिल्मकार हुए हैं, उनकी एक फिल्म है, उसका किरदार उपन्यासकार है। तो वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं वो एक चाहता रहता है कि उसकी बच्ची बीमार अगर होगी या होती जाएगी या और अत्यधिक बीमार होगी तो शायद उसे अपनी कथा के लिए कुछ, शायद उसे रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री अधिक मिलती जाएगी। तो ये जो रास्ते हैं, शब्द के रास्ते, ये मनुष्य को अगर एक तरफ बहुत पवित्र करते हैं, बहुत मांझते हैं, तराशते हैं, तो मनुष्य को बहुत ही क्षुद्र भी बना सकते हैं। इसलिए मुझे लगता रहा और लगता है अभी भी कि अगर उस घटना को या उस चीज़ को मैं बतौर मनुष्य अगर दर्ज कर सकूं, उसको खबर से हटाकर और उसको कथा से मुक्त करके मैं उस मनुष्य की पीड़ा को दर्ज कर सकूं, तो शायद मैं अपने काम को कहीं अधिक सफल मानूंगा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य, अगर मैं कहूँ, इस शब्द का प्रयोग करूँ तो न तो कोई सामाजिक परिवर्तन रहता था, अगर हो जाए, ऐसा हुआ है, हालांकि मेरी कई खबरों का, कई लेखे का बड़ा प्रभाव भी पड़ता था, लेकिन मैं उसे कहूँगा बाई प्रोडक्ट है, वो मतलब हो गया है। वो मैं इस आकांक्षा से संचालित नहीं होता था कि इसका पड़ेगा ही कुछ। मैं सिर्फ उस मनुष्य की उस पीड़ा को दर्ज करने को ही अपना, वो मेरी पूर्णाहुति वही है, उसी में मैं मुक्त हो गया, मैं ये मानना चाहता था। शायद ऐसा कम होता है कि आप अपने लिए कोई ऐसा शुद्ध, जिसे आशुतोष औसत कह रहे हैं, औसत लक्ष्य रखें, तो वही समाज का लक्ष्य होता है। तो उसी से समाज का लक्ष्य साधित होता है। एक उसी सिलसिले में एक बात मुझे और आपसे चर्चा में लाना चाहूँगा कि शायद आशुतोष जिस समय यहाँ थे और पत्रकारिता कर रहे थे, यूँ तो वो इंडियन एक्सप्रेस के लिए छत्तीसगढ़ देखा करते थे, लेकिन उन छत्तीसगढ़ के साथ वो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट थे, और इन सभी सीमावर्ती प्रदेशों में जो इस तरह की घटनाएं होती थीं या जो ग्रुप्स एक्टिव थे, वो उन पर भी नज़र बनाए रखते थे। एक किसी घटना को लेके मुझे ध्यान है कि एक रिपोर्टिंग प्रकाश आमटे जी के यहाँ भी उस समय आप गए थे। तो इस दौरान आपको जो अनुभव थे, जो अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की स्थितियाँ थीं, उनका आपस में कोई समन्वय या केंद्र के साथ समन्वय आपको क्या महसूस होता था? ये कोई
फ़र्क आपको दिखता था जो अलग अलग राज्यों में ये स्थितियां बनी थी, ये जो माओवादी गतिविधियां हो रही थी उनमें? देखिए, नक्सल आंदोलन कोई मोनोलिथिक या कोई एक जिसको हम एक ढांचे में ढाल सकें उस तरह की चीज़ तो है नहीं। जिसे हम दंडकारण्य कहते हैं, वहाँ का नक्सलवाद मसलन बिहार और झारखंड के नक्सलवाद से बहुत अलग है, और आंध्रा और तेलंगाना का जो नक्सल आंदोलन रहा है वो बंगाल से अलग है। अब कैसे अलग है ये बड़ी विस्तृत चर्चा है। अगर आप चाहते हैं तो 2-3 पंक्तियों में कुछ बातें बता सकता हूँ। मसलन छत्तीसगढ़ में या दंडकारण्य में अमूमन जो फुट सोल्जर है, ज़मीनी जो लड़ाई लड़ रहा है, वो यहाँ का आदिवासी है, और जो अमूमन जो नेता है, नेतृत्व है, वो बाहर के आए हुए लोगों का है। बिहार या झारखंड में अमूमन ऐसा नहीं है, वहाँ का स्थानीय व्यक्ति ही लड़ रहा है लेकिन बिहार और झारखंड के नक्सली में वो वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, वो अपने जीवन को कुर्बान करने की वो ललक नहीं है, क्रांति की वो इच्छा नहीं है जो दंडकारण्य के माओवादी आंदोलन में रही है। वहाँ का माओवादी आंदोलन बिहार झारखंड का वो हफ्ता वसूली और छोटी मोटी गुंडागर्दी इत्यादि इत्यादि इस तरह की चीज़ों में लिप्त है। आप सरगुजा का ही देख लें, सरगुजा और बस्तर में बहुत अंतर है। बस्तर में भी आप देखें तो कांकेर और सुकमा और नारायणपुर में अंतर है। तो ये आंदोलन चूँकि विचारधारा पर आधारित है, जहाँ जहाँ उस विचारधारा की जड़ें बहुत मजबूत हैं वहाँ प्रतिबद्ध नक्सली आए हैं या उस आंदोलन को आगे बढ़ा सके हैं। जहाँ विचारधारा उतनी मजबूत नहीं है वहाँ वो बिखरता गया है। जी, थोड़ी चीज़ें आते हैं वापस। जो पितृवध जो पुस्तक जिस पे मुख्य रूप से चर्चा हम करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पितृवध पे कोई बात करने के पहले एक अंश किताब जब आई थी, संयोग था कि वो तुरंत मुझे यहाँ उपलब्ध हो गई थी और उस समय मैंने पढ़ी थी, और वापस जब इस पे बात करने की स्थिति बनी तो दूसरी बार भी एक हिस्सा मुझे ऐसा लगा कि वो अगर हिस्सा, चूँकि पुस्तकें तो कार्यक्रम के बाद आपको होंगी, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी भी हों, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है मुझे लगता है कि एक हिस्सा अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आशुतोष जी से कि एक छोटा सा हिस्सा अगर वो पढ़ दें तो शायद पितृवध वो यूँ तो बड़ी व्यापक पुस्तक है, लेकिन फिर भी उसका फील क्या है, उसका इमोशन क्या है, उसका अप्रोच क्या है, ये शायद दिख सकेगा। एक हिस्सा है वो मेरा चयन है, उसके अलावा आशुतोष कोई हिस्सा चयन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं वो हिस्सा रिक्वेस्ट करूँगा। मैं जब तक इस किताब की जो इसका टाइटल है, शीर्षक है, मैं उसको थोड़ा सा आपको बतला देता हूँ। मेरी यहाँ ये प्रस्तावना है कि हर लेखक, सजग लेखक अमूमन जब आगे बढ़ता है, लिखना शुरू करता है, तो अपने पूर्वज लेखकों की आत्मा से या उनकी ध्वनियों से, उनके सायों से वो रूबरू होता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उनकी आत्मा उसके कलम पर आकर उसके अपने लिखे को वो निर्देशित करने लग जाती है। हालांकि उसी लेखक के साथ होगा जिसकी एक पूर्व पीठिका होगी, जिसने कुछ पढ़ा होगा जीवन में। अगर आप बिना पढ़े शायद लिखने लग जाएंगे तो हर व्यक्ति का ज़रूरी नहीं है कि पिता हो ही या पितामह या वंश हो ही। मसलन विनोद कुमार शुक्ल हैं हमारे यहाँ, विराट लेखक हैं, उनका उनकी कोई एंसेस्ट्री नहीं है, वो अचानक से कहीं से प्रकट हो गए और विराट रूप में हैं। तो ये उन लेखकों के बारे में, मुझ जैसे जो छोटे लेखक होते हैं जिनके पीछे एक बड़ी भारी परंपरा का जो बोझ लेकर चलते हैं, तो किस तरह से उन्हें उस परंपरा से जूझना पड़ता है और कहीं ना कहीं अपने पितामह का अपने लिखे में वध करना पड़ता है। ये उस थीम पर है, पितृवध। तो ये लेखक का अपनी परंपरा से संवाद किस तरह स्थापित होता है। संयोगवश ये हिस्सा जो मैं कहाँ से पढ़ना है मुझको?
दूसरा न कोई, नहीं, कृष्ण बलदेव वैद से, क्योंकि दूसरा न कोई से। अच्छा, दूसरा न कोई का नायक भी एक अकेला मरता बूढ़ा है, लेकिन यह उपन्यास मानव नियति को अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता है। यह क्रियारत बूढ़ा है, हमेशा किसी हरकत, फितूर, शगल में लिप्त। वह एक दृश्य की तरह आपके समक्ष अपनी समूची वासना, खब्त, निराशा, ऊब के साथ उद्घाटित होता है। एक बायोस्कोप चलाते लेखक की तरह कृष्ण बलदेव वैद पाठक और अपने किरदार के बीच से खुद को मिटा देते हैं। लेखक का दर्शन किरदार की क्रियाओं और कर्तव्यों से जाहिर होता है। अब इस पैरा को देखिएगा आप। निर्मल वर्मा कई अर्थों में मेरे, यानी कि मेरे अपने आत्मकथात्मक वाक्य है ये, निर्मल वर्मा कई अर्थों में मेरे सृजनात्मक आदर्श रहे हैं। उनके रचनात्मक डीएनए की कोशिकाएं मैं अपनी धमनियों में स्पंदित होता पाता हूँ। हालांकि पिछले वर्षों में मेरा गल्फकार उनसे मुक्ति पाने के फेर में उनसे दूर होता गया है। पितृ हत्या के स्वप्न भी कई बेरहम और बेबस रातों में उमड़ आते हैं। विचित्र यह है कि अज्ञेय निर्मल के सृजनात्मक गुरु रहे हैं। निर्मल ने शेखर एक जीवनी के शेखर नायक से अपने गहन अंतः संबंधों का जिक्र किया है। यानी अज्ञेय मेरे पितामह हुए और संभव है निर्मल से होकर गुजरते उनके कुछ अंश मेरे भीतर भी आए होंगे। मैं अपनी धमनियों में उन कोशिकाओं को टटोलता हूँ, लेकिन अज्ञेय कहीं नहीं दिखाई देते। मैं चाहता हूँ इस कथाकार से कोई दूर का ही सही संबंध जोड़ पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। एक अज्ञेय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी जो बहुत लंबे समय तक चर्चा में थी, और आशुतोष के तेवर क्या हैं, इसे मुझे लगता है कि साहित्य जगत में अलग ढंग से देखना शुरू किया गया था। भोपाल की एक गोष्ठी थी जिसमें अज्ञेय पर एक पर्चा आशुतोष ने पढ़ा था, और वो बहुत लंबे समय तक चर्चा में रही थी। वो समालोचन में नेट पर भी है, शायद समालोचन में ही वो आप कभी देखिएगा कि किस तरह से वो उस परंपरा को, अज्ञेय की परंपरा को, जिस परंपरा से निर्मल वर्मा और फिर खुद आशुतोष अपने को प्रभावित मानते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं। एक दूसरा कोई हिस्सा आशुतोष जो आपको पसंद हो इसका कोई, क्योंकि इसमें जो अलग अलग विधाएं आशुतोष करते रहते हैं, डायरी भी एक उसका इस पुस्तक का हिस्सा है। अपनी डायरी के भी कुछ अंश इसमें उन्होंने शामिल किए हैं, और कुछ बहुत ही ऐसे अंश हैं जो दरअसल वो डायरी से अधिक वो एक साहित्यिक अभिव्यक्तियां हैं। प्लीज़। मैं एक डायरी का अंश पढ़ देता हूँ। रायपुर की डायरी है ये। मैं यहाँ आया था उसके 3 या 4 दिन बाद की है, 2011 अगस्त की। कल मुझे लगा कि मेरी अब तक की कहानियाँ उन अवैध संबंध या अनचाही संतानों की तरह हैं जिन्हें हम एक उम्र के बाद खारिज कर देते हैं, जिन्हें अपना कहने में एक गुनाहग्रस्त ग्लानि महसूस करते हैं, जिनसे गुजर चीरता हुआ अफसोस होता है कि आखिर क्यों लिखा उन्हें। जिन लोगों के पास डायरी का घर नहीं होता वे रात को कहाँ लौटते हैं, लेकिन जिनके पास यह घर नहीं होता, क्या वे खुद को इस कदर बेघर महसूस कर पाते हैं? क्या डायरी एकांत जीने में सहायता करती है या एकांत को असहनीय बना देती है? ये डायरी के अंश और बहुत प्रसिद्ध डायरियां हैं और पढ़ने में उतनी ही
रोचक कृष्ण बलदेव वैद्य की, तो मैं आशुतोष जी से ये चर्चा करना चाह रहा था कि एक तो डायरियाँ वो हो सकती हैं जो यूँ लिखी गई हैं, लेकिन बाद में वो इस ख्याल से नहीं लिखी गई हैं कि वो प्रकाशित होने वाली हैं और लोगों के पास पहुंचने वाली हैं। बहुत सारी आत्मकथाएं इस नीयत से लिखी जाती हैं कि ये सार्वजनिक होनी है, लेकिन डायरी तो उस तरह की आत्मकथाएं या विचार हैं जो जैसा उन्होंने कहा कि जिनके पास डायरी नहीं है वो कहाँ लौट के आते हैं। तो ऐसी डायरियाँ जो बहुत निजी प्रयोजन से लिखी गई हैं और प्रकाशित हो गई हैं, या लिखते हुए ये ध्यान में होता है कि ये डायरियाँ प्रकाशित होंगी। ठीक उसी तरह दूसरी पत्र विधा जिसकी अक्सर बातें होती हैं, मुझे ध्यान आता है कि पिछले अगर 10, 20, 25 वर्षों की बात करें तो रंग अभी गीले हैं, मलियज के जो पत्र थे जो रमेश चंद्र शाह को वो लिखा करते थे, वो पत्र शायद कभी इस ख्याल से नहीं लिखे गए होंगे कि ये कभी प्रकाशित होने को हैं। फिर कुछ पत्र उसमें रमेश चंद्र शाह ने भी जवाब लिखे हैं, वो उसमें है। या अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक रघुवीर सिंह जी सीतामऊ, उनका इतिहास पत्रों के आईने से इस तरह की, तो ये जो पत्र विधा में लिखा जाता है या पत्र लिखे गए हैं जो साहित्य उपयोग के होते हैं, इसके बीच की फाँक अगर कोई आप रेखांकित करना चाहें या डायरी, तो आप उस पर टिप्पणी करें। देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी लेखक जब कोई चीज़ दर्ज कर रहा होता है, लिख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसे यह अंदेशा होता है, भले ही भी डायरी या पत्र क्यों ना हो, कि ये भविष्य में छप सकती है, प्रकाशित हो सकती है। वह उस शब्द की प्रकाशन क्षमता को लेकर कहीं ना कहीं उसके भीतर यह कीड़ा रहता है। और मैं कहना चाहूँगा, यहीं से उसके भीतर बेईमानी का बीज जन्म लेता है, यहीं से उसके भीतर फरेब का बीज जन्म लेता है। क्योंकि उसे अगर ये मालूम है कि ये जो मैं पत्र लिख रहा हूँ अपने दोस्त को, शायद मेरी मृत्यु के बाद कभी प्रकाशित हो सकेगा, तो वह उस पत्र में, आप समझ रहे हैं, वो न तो सिर्फ पत्र रह जाएगा, ना वो साहित्यिक कृति रह जाएगी, वो पत्र फिर प्रकाशन के लिए एक चीज़ बनकर रह जाएगी। हो सकता है वो बहुत महान अंततः कृति बन जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मेरा बार बार मानना रहा है कि लेखक का शब्द अक्सर, जो मैंने अपनी बस्तर किताब में लिखा है, अक्सर उसका बीज फरेब में पड़ा रहता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य सब बड़ा सच नहीं लिख पाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उसे फरेब को आर्टिकुलेशन कह सकते हैं? नहीं, फरेब का अर्थ है कि वो अपने को वंचना दे रहा है, अपने को भ्रम में डाल रहा है। वो फरेब का अर्थ ये नहीं है कि वो जैसे इससे कोई ऐसा नहीं है बड़ी चीज़ नहीं रचेगा, वो बहुत संभव है बड़ा महान साहित्य वहीं से आएगा, लेकिन वो अपने आप को झुठलाता है। वो जैसे जो पत्र का जो बात है ना, आत्मवंचना है वो। एक उदाहरण देता हूँ, टॉलस्टॉय से बड़ा नैतिक उपदेशक कौन रहा है हमारे यहाँ दुनिया भर के पिछले 200 साल में? उससे बड़े तो व्यास या तुलसीदास जैसे लोग रहे होंगे। आपको अचंभा होगा जो मैं बताने वाला हूँ। टॉलस्टॉय विराट धर्म प्रवर्तक, जिनसे गांधी प्रेरणा लिया करते थे, 2 डायरियां रखते थे। एक वो जो वो लिखते थे, एक वो जो चाहते थे उनकी पत्नी पढ़े। वो चाहते थे कि इस वाली डायरी को मेरी पत्नी पढ़ ले। तो ऐसा नहीं है कि उस डायरी में वो कोई कमतर साहित्य रच रहे हैं, वो भी डायरी उतनी महान डायरी है, लेकिन वो आत्मवंचना से उमड़ी है। वो उसका जन्म है, वो खुद को प्रलोभन देने से होता है। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था, कई बार बहुत बड़ा साहित्य खुद को अंधेरे में रखने से होता है। लेकिन लेखक की विचित्र बात यह है साहित्य की, कमबख्त उसे मालूम भी होता है, मतलब मुझे मालूम है कि मैं कहाँ छल कर रहा हूँ, और उसी छल से हो सकता है कोई बड़ी चीज़ निकल आएगी। यही पत्रों के साथ भी होता है। क्या हम लोगों को नहीं पता होता, जिनका आपने नाम लिया, ये पत्र छपेंगे आगे जाकर, इनको जरूर मालूम रहा होगा। विनोद जी की आप चर्चा कर रहे थे, विनोद जी के साथ
हम छत्तीसगढ़ के उन 3 लोगों का, जिसके बारे में आपने पितृवध में भी चर्चा की है, विनोद जी मोटे तौर पर लगभग पूरा उनका जीवन और रचना काल छत्तीसगढ़ का है, लेकिन 2 ऐसे और साहित्यकार जो यहाँ दर्ज हैं पितृवध में, मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा। मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ आते हैं तब उनकी रचनाएं और ख़ासकर जो प्रतीक हैं, चक्करदार सीढ़ियाँ या तालाब या वो महलनुमा उनका निवास या राजनांदगांव, ढेर सारी चीज़ें, तो वो जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनकी जो रचनाएं हैं वो उस तरह से पहचान में आती हैं, प्रचार में आती हैं, चर्चा में आती हैं। और उसके ठीक उलट दूसरे साहित्यकार हैं जिसकी यहाँ बातें हैं, श्रीकांत वर्मा की। वो जब ये यहाँ छत्तीसगढ़ छोड़ के दिल्ली जाते हैं तो जिस पृष्ठभूमि की मैं चर्चा कर रहा था, तो ये 3 लेखकों को, 3 साहित्यकारों को जो छत्तीसगढ़ के हैं, एक साथ अगर रख के देखें तो इन पर तीनों पर आप अपनी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, श्रीकांत वर्मा मेरी अपनी सीमित समझ में शायद हिंदी के ही नहीं, पूरे भारत के पिछले 70 आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े शायद राजनीतिक कवि हैं, या जो राजनेता रहे और कवि हैं। और चूंकि आप पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं तो ये लगभग निर्विवाद रूप से माना जाता है कि जो महानतम कविता संग्रह उनका मगध, अगर वो कांग्रेसी नेता न रहे होते, लंबे समय तक इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के करीबी न रहे होते, तो वो संग्रह उनके संपर्क वो उनकी डेस्क से वो संग्रह नहीं आता। विराट कविता संग्रह है वो। मुक्तिबोध की जो पृष्ठभूमि है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी है, क्रांतिकारिता का वो चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुक्तिबोध के भीतर बहुत गहरा एस्थेटिक बोध भी है। तो वहीं से उनकी कविताओं में जो जटिलता आनी शुरू होती है, उनकी रचनाओं में जिस अमूर्तन जो मुक्तिबोध में आता है। विनोद कुमार शुक्ल मेरी दृष्टि में अगर छत्तीसगढ़ की कोई कहीं आत्मा है तो वो उनके भीतर निवास करती है। जितना मैं समझ पाया इस राज्य में, ये राज्य को यहाँ आकर, बहुत ही सरल, सच्चा, निर्दोष, और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं वर्जिन, जिसका कौमार्य अभी सुरक्षित है, ये ऐसा राज्य है जो बहुत निरीह राज्य है। तो वो उसके प्रतिनिधि लेखक मेरे ख्याल से विनोद कुमार शुक्ल हैं। ये उनका जो नायक है वो कभी अपने कस्बे से, शहर से भी कहीं बाहर नहीं गया है। वो रायपुर बिलासपुर संभाग का ही उनका किरदार है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनका जीवन इस खूबसूरत से राज्य में बीत जाता है। तो इस तरह से आप इन तीनों को देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में आता है, श्रीकांत वर्मा, और राजनीति किस तरह उनको तोड़ती है, झंझोड़ती है, फिर अंततः उस कविता संग्रह आता है। एक व्यक्ति मार्क्सवादी चेतना से पूरी तरह से प्रभावित है। एक व्यक्ति वही मुफस्सिल जो आपको ठेले पे पान खाता हुआ दिख जाएगा, चमन विहार पे खड़ा दिख जाएगा, वो विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ आता है। और शायद वही कारण है कि वो अब धीरे धीरे उम्र में वापस लौट रहे हैं, किशोरों का साहित्य रच रहे हैं, शायद बाल साहित्य रचने लगे। हाँ, लेकिन आप देखें विनोद जी की, तो विनोद कुमार शुक्ल, निर्मल वर्मा, ये 2-3 ऐसे लोग हुए हैं जिनकी जो साहित्यिक संवेदना है, जो उनके शुरुआती 20-25 साल के जब थे, जो उन्होंने हासिल की थी, वो अंत तक चली आई है। तो विनोद कुमार शुक्ल का कथानायक, वो भले ही उनकी कहानियों में हो या कविताओं में हो या उपन्यासों में, या जिन्हें आप बच्चों की कहानियाँ कह रहे हैं, उसकी जो संवेदनशीलता है वो लगभग वही चली आ रही है। उसमें खास तरह की निरीहता है। एक निर्दोषपन है, मतलब उसके भीतर फरेब की, छल की आकांक्षा नहीं है, जो मेरे ख्याल से इस राज्य का बहुत एक मूल गुण भी है। एक सामान्य तौर पे जो पाठक होते हैं, जो यूँ कहा जाए कि सिर्फ पाठक होते हैं, उनके मन में ये बात अक्सर हुआ करती है, जो कविताएं या थोड़े उस दर्जे का साहित्य है जो मुक्तिबोध का साहित्य होता है, या विनोद कुमार शुक्ल का भी साहित्य होता है, तो उसको लेकर कि वो चीज़ें शायद
उन्हें लगता है कि ये समीक्षकों के साहित्यकार हैं या ये लेखकों के साहित्यकार हैं, साहित्यकारों के साहित्यकार हैं, आम पाठक के साहित्यकार नहीं है। जबकि प्रेमचंद जैसे कुछ लेखक हैं जिसे बड़ी सहजता से आम पाठक के साहित्यकार और साहित्य के भी, तो ये एक बात खासकर कविता जो विधा है उसके लिए या कुछ इस तरह के साहित्यकार हैं उनके लिए होती है। ये आपकी दृष्टि में ये क्या फ़र्क है? देखिए, मैं इस आम और ख़ास के बीच की जो दूरी बार बार प्रस्तावित की जाती है, मैं उसका वैचारिक तौर पर उसका घोषित विरोधी रहा हूँ। मुझे लगता है ये जो श्रेणियाँ हैं आम और ख़ास, अभिजात्य और साधारण, ये हम अपने समय के अनुसार गढ़ते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, फिर से यहाँ आपके उस पर लौटूंगा मैं। हमारे यहाँ को जो महान क्लासिकल गायक हैं, कुमार गंधर्व, किशोरी अमोनकर इत्यादि, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, उन सब से हमारा कोई परिचय नहीं है। हम अपने फिल्मी गाने, लोक संगीत सुनते हैं। आपको अचंभा होगा, यूरोप में जो महानतम संगीत का युग आता है, जब मोजार्ट, बीथोवेन इत्यादि आते हैं, तो ये लोग वहाँ घरों में बजाए जाते हैं, और चर्च में जो क्रिसमस कैरोल्स होते हैं उस पर बीथोवेन इत्यादि के संगीत, उनकी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा वहाँ प्रयोग में आती है वो। तो ये हमारे ऊपर है, हम अपनी संस्कृति का किस तरह से उसका प्रचार करते हैं, किस तरह से हम अपनी संस्कृति को लेते हैं। तो आम और ख़ास का जो फ़र्क है वो दरअसल हमारे अपनी संस्कृति के प्रति जो हमारी समझ है, उसको हम कितना समझना चाहते हैं, उसको जो हमारे हमारे जो निर्माता हैं वो कितना उसका बढ़ावा उसको देना चाहते हैं, उससे तय होता है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि आज़ादी के बाद नेहरू ने 15-16 साल में इस देश को बहुत विराट स्तर पर दिशा दी है। सही बात है। एक चीज़ जो अनदेखी रह जाती है, जो मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने बहुत कम समय में 3-4 राष्ट्रीय स्तर की अकेडमियाँ स्थापित की दिल्ली में। संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इत्यादि इत्यादि, फिर फिल्म एंड टेलीविजन से इंस्टीट्यूट पुणे का वगैरह वगैरह। अगर ये सारी नहीं हुई होती तो साहित्य जिसे आप आज जिस जगह हम आज हैं, उस साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में हम बहुत पीछे होते। तो नेहरू ने, मैं कहना आपसे ये चाह रहा था, जिस साहित्य को बहुत अभिजात्य माना जाता था, नेहरू उसको बहुत ही आम तक ले जाना चाहते थे। तो आम और अभिजात्य के बीच की जो दूरी थी, वो दूरी दरअसल मिटती है जब समाज का जो नेतृत्व है, जब उस दूरी को मिटाना चाहता है। नेतृत्व कौन आता है? उसमें राजनेता भी आते हैं, उसमें साहित्यिक लोग भी आते हैं, उसमें एक्टिविस्ट भी आते हैं, उसमें पत्रकार भी आते हैं। तो ये दूरी दुर्भाग्यवश पिछले कुछ दशकों से बहुत बढ़ती गई है, और फेसबुक और नेटफ्लिक्स इत्यादि के बाद तो ये दूरी ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग बन गया है, जो एक मतलब कला का इतना कुरूप, इतना अश्लील विभाजन जो मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं देखा था। आम और ख़ास के, आम और अभिजात्य के बीच का विभाजन मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेहरू के समय में नहीं था इतना जितना हम आज देखते हैं। एक चर्चा, एक संक्षिप्त टिप्पणी, आपकी दृष्टि क्या होगी? जो पिछले आप कुछ 12, 15, 20 वर्षों से जो आप रचना सक्रिय हैं, इस दौरान अलग अलग वाद और प्रवृत्तियां, कभी दौर रहा हमारे यहाँ छायावाद का या विश्व स्तर पे एग्जिस्टेंशियलिज्म का, तो उत्तर आधुनिकता किस्म की बातें होती रहीं। तो विश्व साहित्य को, चूँकि आप लगातार बतौर समीक्षा एक ऐसी विधा है जिसको शायद सबसे ज़्यादा अपडेट रहना होता है, और आप उस तरह से अपडेट रहते हैं। तो विश्व साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, भारत में भारतीय अन्य भाषाओं की, हिंदी के अलावा प्रवृत्तियां और हिंदी की प्रवृत्तियां, इन तीनों में जो पिछले 12-15 साल में, 20 साल में, जब से आप रचना सक्रिय हैं, आप क्या समानता या भेद देख पाते हैं, या कौन सी प्रवृत्ति आपको लगता है कि ज़्यादा प्रभावी दिखाई पड़ रही है? देखिए, एक
विराट और विकराल प्रवृत्ति जो मुझे हिंदी में बहुत अधिक, क्योंकि मेरी पहली भाषा है, अन्य भाषाओं में भी, अंग्रेजी में भी दिखाई देती है, उसके अलावा अगर मैं अभी कोई नाम दूं, चूँकि आपने वाद कहा तो उसका नाम मैं दे सकता हूं, तत्कालवाद। हम सिर्फ तत्काल को संबोधित हैं। मैंने कई बार कहा है, लिखा है और निसंकोच यहाँ फिर कह सकता हूँ, जितने लोगों को मैं देख रहा हूँ अपने साथ आते पिछले 10, 15, 20 सालों में, ये सभी लेखक अमूमन तत्काल को संबोधित हैं। ये आकांक्षा अब नहीं रही कि हमें कुछ ऐसा भी लिखना है जो शायद आज से 200 या 400 साल बाद पढ़ा जा सकेगा। एक बड़े भारी जर्मन राइटर हुए हैं, वो कहते थे कि मुझे आज 100 पाठक के बजाय 10 साल बाद 10 पाठक दे देना, और 10 साल में 10 पाठक के बजाय 100 साल बाद सिर्फ 1 पाठक दे देना। मुझे लगता है कि आज का लेखक आज ट्विटर पर 1000 या 1 लाख फॉलोअर या रिट्वीट चाहता है, उसके भीतर तत्काल को संबोधित करने की, तत्काल से वैलिडेशन लेने की, लेजिटिमेसी लेने की इतनी दुर्दम्य वासना हावी हो गई है कि वो ये भूल रहा है कि शब्द तत्काल से बहुत परे की चीज़ है, बहुत आगे जाना चाहता है। जो कृतियाँ हमें याद रहती हैं, जिनके पास हम बार बार लौटते हैं, वो क्लासिक्स होते हैं, वो अमर रचनाएं होती हैं, वो किसी भी भाषा में लिखी गई हों। आप खुद सोचिए, ऐसी कौन सी किताब आप पिछले कुछ समय से पढ़ रहे होंगे जो आपको लगता हो कि ये आपको पुनर्पाठ के लिए बाध्य करेगी, नहीं यार इसको तो अंडरलाइन करके पढ़ना पड़ेगा। तो आप लेखक भी देख सकते हैं, हम लोग अपने आप को ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत करने को एकदम बेकाबू खड़े हुए हैं। एक पक्ष और है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी बातें और जो लोग यहाँ आए हैं उनके साथ हो। तो एक छोटा सा पक्ष है, वो शायद आगे बातचीत में आपका आएगा। मैं याद कर पा रहा हूँ कि आपने अपनी परंपराओं को लेकर, अपने शास्त्रीय ग्रंथों और साहित्य के जो उद्धरण हैं उनको लेकर एक मुझे ध्यान आता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनके शील आचरण की चर्चा होती है, वो राम की चर्चा आपने सावन वाले राम की थी। अक्सर हम राम कथा में देखते हैं तो पुष्प वाटिका की सीता की चर्चा होती है और उनकी श्रृंगारिकता, शील और मर्यादा की, लेकिन वो राम की जो श्रृंगारिकता है उसकी आपने चर्चा की थी। उस पर छोटी बात, और दूसरी चीज़ एक साथ वो जोड़ के, छत्तीसगढ़ पे आपने कहा, छत्तीसगढ़ के स्वभाव को लेके विनोद कुमार शुक्ल जी के माध्यम से परोक्ष रूप से, और आपको यहाँ रहते हुए क्या मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ पे अगर आप कोई और एक बात स्पष्टतः अपरोक्ष रूप से कहना चाहें, कोई टिप्पणी, कोई संक्षिप्त कोट, तो वो आपसे अपेक्षा है। मेरे जीवन के निर्माण में इस राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अगर यहाँ खड़ा हुआ आप सबके सामने तो इस राज्य के तमाम व्यक्तियों के घनघोर प्रेम और समर्पण के बगैर एकदम असंभव था। तो और इससे ज़्यादा क्या ही कहूँगा मैं। मेरे पैर के नीचे की अगर कहीं कोई ज़मीन है तो उस ज़मीन को निर्मित करने में, उसको सींचने में इस राज्य ने, उस राज्य के तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं यहाँ नहीं खड़ा हो पाता नहीं तो। धन्यवाद गौरव। मैं सोचता हूँ कि बाकी लोगों से बातचीत का सिलसिला रखें। कोई चीज़ छूट रही होगी वो शायद उस दौरान आ जाएगी। बहुत यंग एज में आपने बहुत सारी बातों को कवर किया है, यूरोपियन साहित्य और हिंदी का साहित्य, और बहुत सारे लेखकों की बातें भी बताई हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें आपसे बहुत अच्छे साहित्य की अपेक्षा है, और आप कभी भी हतोत्साहित ना हो कि आप क्षण सफलता के लिए लिखेंगे या आदमी इतना क्षण भंगुर है, ये भी आप इस बात से भी हतोत्साहित ना हो, क्योंकि लेखक तो कालजयी होता है, ये सोच के आप लिखेंगे। और अभी तो इतनी ही बात करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। रजत सर का कुछ सवाल है। आपके इस यंग एज में आपके बहुत सारे विचार काफ़ी अच्छे हैं। आपके बातों में एक मर्म, एक दर्द निहित है।
मृत्यु को इतने पास से देखना और उसको अपने शब्दों में पीड़ा को निकाल पाना, और मृत्यु जो कि एक गेटवे है पीड़ा के भोग और पीड़ा से मुक्ति के बीच में, उसमें आपने पीड़ा का पार्ट लिया है और उसको दिखाया है, जैसा कि आपकी डायरी और उन सब के संक्षिप्त जो अभी आपने जो पढ़े हैं उनसे काफ़ी कुछ इस बारे में जानने की मतलब हमें एक थोड़ा सा विंडो मिली है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के आपके इस यंग एज में जो आपके तरह तरह के ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे आपकी पत्रकारिता और साहित्यकारिता में समय के साथ किस प्रकार का प्रभाव आया है, किस तरह से वो बदली है? देखिए, पहले तो इसने मुझे अपने प्रति बहुत ही प्रश्नाकुल ही नहीं, बहुत सशंकित भी बनाया है। मसलन मुझे अपने ऊपर लगातार संदेह बना रहता है कि अगर मैं, और ख़ासकर अपने शब्द पर, ये पहले नहीं था, मतलब ये शुरुआती में लिखना शुरू किया था तो जैसे कि हम सभी अक्सर होते हैं, बड़े आत्मविश्वस्त होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं पत्रकारिता में आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं विभिन्न सत्यों का साक्षात्कार करता गया। देखिए, एक बात और बताऊं, पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा कर्म है जहां आप एक दिन में बहुत संभव है 5 एकदम विपरीत तरह के लोगों से मिलेंगे। तो ये जो मुलाकातें होती हैं, ये जो अनुभव होते हैं, ये आपकी जड़ता को, ये आपके निश्चय को बहुत बुरी तरह से प्रश्न करता है, उसे चकनाचूर करता है, ये आपको सशंकित कर देता है। सशंकित करने का अर्थ ये नहीं है कि नेगेटिविटी है, आप इसे ये ना समझो कि हतोत्साहित होता है। संशय का अर्थ है कि उससे अगर मैं शब्द प्रयोग करूं तो वो कहीं अधिक सयाना होता जाता है। असमय जो चीज़ें हम वृद्धावस्था से जोड़कर देखते हैं वो बहुत बहुत पहले आती जाती हैं। ऊर्जा के साथ साथ प्रश्नों का और आत्म संशयों का जन्म होने लगता है भीतर कि क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या इसका दूसरा पक्ष तो नहीं है, क्या इसका तीसरा पक्ष तो नहीं है। तो आप जो मेरी बस्तर किताब पढ़ेंगे वो संशयों की किताब है, वो किसी निर्णय या किसी निर्धारण की किताब नहीं है। तो जो मेरा लेखन, जो एकमात्र प्रभाव जो आया, ये सबसे बड़ा प्रभाव आया, वो यही कि इसने मुझे निर्णय और निर्धारण से अलग कर दिया और मुझे संशय की ओर ले गया। लेकिन इसका एक बड़ा भीषण प्रभाव भी पड़ता है, और वो यह कि आप फिर बीच में दुर्भाग्यवश अकेले रह जाते हैं। इस पर मैंने एक अंग्रेजी में संयोग से लेख लिखा है जो कल प्रकाशित होगा एक जगह। क्योंकि जब आपको किसी भी सत्य के प्रति जब आप सशंकित होने लगते हैं, जब हर पक्ष के प्रति आप सशंकित होने लगते हैं, तो फिर आपकी कोई अपनी जगह नहीं बचती। हर कोई पूछता है आपसे कि तुम किस जगह हो, लेकिन तुम्हारी पार्टी क्या है, तुम तो आप बड़े निरीह और अकेले पड़ जाते हैं। मेरी पॉलिटिक्स क्या है, मैं तो मनुष्य के साथ खड़ा हूं केवल। और आज के समय में, जो समय इतना जहां ध्रुवीकरण हो चुका है, जहां आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ट्विटर पर 2 वाक्य में अपनी पूरी राजनीति स्पष्ट कर दें, ऐसे समय में अगर आप संशयग्रस्त हैं तो आप बहुत अकेले हैं। क्योंकि इस समय दुर्भाग्यवश इस जो हुआ है पिछले 5-7 साल से हमारी राजनीति में, अकेले स्वतंत्र मनुष्य की जगह नहीं बची रह गई है, न राजनीति में, न साहित्य में, और शायद समाज में भी नहीं। आपसे एक ठोस स्टैंड लेने की अपेक्षा हो जाती है, जो बहुत ही दुर्भाग्यवश है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं अच्छा इधर से भारद्वाज जी, आपका जो द डेथ स्क्रिप्ट से संबंधित जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें कुछ को मैंने सुना था, तो 2-3 बातों से इत्तेफाक मेरा नहीं हुआ, तो उसका कृपया समाधान करिएगा। कि एक तो जो आपने कहा है कि नक्सलियों में 40% और जो वुमेन कैडर है वो इसलिए है कि वो वहाँ ज़्यादा सिक्योर्ड फील करती, और बाहर जो सोसाइटी में उनके साथ जो उनका शोषण होता है उसकी बजाय वो नक्सलियों में जाके ज़्यादा सिक्योर्ड फील करती हैं, और उनके पास बंदूक होती है तो वो अगर उनके साथ
वहाँ वातावरण ठीक ना हो तो वो बंदूक का प्रयोग वहाँ भी कर सकती है। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो नक्सली कैडर ने, जो वुमेन कैडर ने जो आत्मसमर्पण किया है, उनमें लगभग सभी ने अपने साथ नक्सलियों द्वारा किए गए शोषण की कहानी बताई है। अब आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई या नहीं आई मुझे नहीं पता, परंतु औरतें जितनी वहाँ उस कैडर में हैं, अपवाद स्वरूप स्वेच्छा से शायद ही कोई गई होगी, बाकी ये 12-13 साल की लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, अपने साथ उनको बड़ा होने देते हैं, और इनके जितने भी छापे इनके सामान पे पड़े, उन पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड पिल्स का खजाना हाथ लगता है। तो इनके खुद के द्वारा जो इन औरतों का शोषण किया जाता है, ऐसे में ये कहना मैं सही नहीं मानता कि 40% औरतों का कैडर इसलिए वहाँ है कि वहाँ वो ज़्यादा सिक्योर फील करती। दूसरा, मैं 2-3 चीज़ें बार बार नहीं पूछूंगा। हाँ, चलिए ये बता दीजिए पहले। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। अब आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आप आश्वस्त रहिए, आप वो पंक्ति अगर मुझे सुना दें कि जहां मैं ये कह रहा हूं कि 40% इसलिए गई हैं कि वहां सुरक्षित हैं, तो मैं आज ही सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं कि मैं अपना करियर बंद कर दूंगा। आश्वस्त रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मुझे पता है मैंने क्या कहा है। क्या कहा है बताएं? उसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा है, आप आश्वस्त रहिए। दूसरा जो है, गोपनीय सैनिकों के बारे में आपने कहीं पे टिप्पणी की है कि एक तरह से आपने अपने विचार रखे हैं कि आदिवासियों में से जो लोग नक्सल बने, उनको पुलिस वालों ने या शासन ने फिर से बंदूक दे के गोपनीय सैनिकों के रूप में उतार दिया। तो आदिवासी की अस्मिता की रक्षा नहीं हुई, आदिवासी जो है फिर से उसी शस्त्र में और इन चीज़ों में उलझ गया है। तो ये जो चीज़ है, वो मेरा ये कहना है कि वो आदिवासी जो नक्सलियों की लपेट में आ गया है, वो अगर कोई सम्मानजनक सर्विस पा रहा है, शासकीय प्रोटेक्शन मिल रहा है, और अगर शासकीय बंदूक उसको मिल रही है, तो उसमें बुरा क्या है? आपको फिर से आश्चर्य होगा सुनकर कि ये जो, जिसे आप कोट अनकोट सम्मानजनक सर्विस कहते हैं, वो संयोगवश भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के प्रतिकूल है, उसका विरोध करती है। आपको यह भी आश्चर्य होगा जानकर कि जो सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, ये जो सम्मानजनक सर्विस है, ये सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो इस सरकार की है, जो और भी कई सरकारों की है, राज्यों की है, उसका भी विरोध करती है। आपको और आश्चर्य होगा ये जानकर कि गोपनीय सैनिक की जो व्यवस्था, उसको हथियार देना, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये सरकारी सभी आश्वासनों, सभी नीतियों, सभी कागजों, दावों, वायदों, इन सब के विरोध में है। तो ये मेरे विचार नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सरकारी कानूनों, प्रावधानों, संविधानों के विरोध में है। अब मैं ऐसे समझा देता हूँ, सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कहती है कि अगर कोई नक्सली समर्पण करता है तो उसको बागबानी, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि इत्यादि ऐसे काम उसको सिखाए जाएंगे, उसको 20-25 लाख रुपया दिया जाएगा। आपको फिर से आश्चर्य होगा जानकर, और मुझे ये जानकर और अधिक आश्चर्य हो रहा है कि आपको नहीं मालूम है कि इस राज्य में ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी सिर्फ गिने चुने हैं, बहुत ही छोटा परसेंटेज जिनको कि ये राशि मिल पाती है, नहीं तो राशि नहीं मिलती है। जो गोपनीय सैनिक हो गए उनको भी नहीं मिली, जो बन गए, जो नहीं हुए उनको भी नहीं मिली। तो मैं तो वही कह रहा हूँ जो आपका कागज़ कह रहा है सर, जो सरकार का कागज़ कह रहा है, मैं उसके अलग कहीं नहीं जा रहा। खैर, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, नहीं, बस एक छोटी सी बात और है। वो सीआरपीएफ के सैनिकों के बारे में जी, आपने कहा कि जो राज्य का पुलिस बल है, वो
तो राज्य से जुड़ा है, उसका घर है, तो वो थोड़े समर्पण के साथ लड़ता है। लेकिन सीआरपीएफ के जो जवान आते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं, 2 साल 3 साल के लिए, तो वो यहाँ जो बेचारे आते हैं उनका यहाँ ना कोई एरिया है ना क्यों, तो आपने इतनी बटालियन सीआरपीएफ की क्यों पंप की हुई है, यहाँ पे इतनी क्यों डाली है, और वो जो मर रहे हैं उसके प्रति सरकार का रवैया जो है वो नरम नहीं है, वो ज़बरदस्ती कंपेल करके उनको डाल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो बॉर्डर पे जाके सैनिक लड़ता है उस बॉर्डर पे उसका घर नहीं होता। सीआरपीएफ का जवान जो है वो वेल ट्रेंड होता है, और जो जब यहाँ आता है उसको अच्छी तरह मालूम है कि वो किस लिए यहाँ पे आया है। यहाँ उसको इसी ड्यूटी के लिए मंगाया जाता है, वो इसी ड्यूटी के लिए वो आता है। तो ये जो आपने अपनी धारणा बनाई है उसका क्या आधार है कि सीआरपीएफ वालों के साथ यहाँ कोई मतलब इंसाफ नहीं किया जा रहा है और उनको ज़बरदस्ती मरने के लिए जंगलों में भेजा जा रहा है? आपको फिर से मेरी ऐसी धारणा नहीं सर है। सॉरी आप इसके पहले कि आप इसे जवाब दें, मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे पास बहुत सीमित समय होता है, तो सवाल स्पेसिफिक रहें, टू द पॉइंट रहें, तो हम लोग ज़्यादा सवाल ले पाएंगे, अन्यथा हमें वाइंड अप जल्दी करना पड़ेगा। और सवालों में वार्तालाप कम हो जाए, सवाल हो, प्रश्न हो, जवाब हो, हम हो सकता है सत्र के बाद भी कुछ सवाल ले पाएं। बहुत विनम्रता से निवेदन। सर, आपके संक्षिप्त उत्तर की आकांक्षा। सर, मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं है, और मुझे अच्छा लगेगा आप बताएं कि मैंने ऐसी कहाँ धारणा बनाई है कि सरकारों को मरने के लिए धकेल रही है। मैंने ऐसा कहाँ लिखा है या कहाँ है? मेरा सिर्फ इतना है जो मैंने कहा है, जो शायद आपने खुद ही कह दिया है कि चूंकि वो 3 साल के लिए आता है और चूंकि जो व्यक्ति जो यहाँ राज्य में रह रहा है, जो सीधी सी बात है, जिसका एक घर है उसका अधिक समर्पण होगा। मसलन मैं अपना ही कहूँ, मैं यहाँ 4 साल काम करने आया और कोई स्थानीय पत्रकार है, मसलन आलोक पुतुल जी हैं, या जो मसलन विनोद वर्मा हैं जी हैं, या जो स्थानीय लोग हैं, सीधी बात है उनका समर्पण कहीं अधिक होगा, उनको इसी मिट्टी में जीवन भर जीना है। तो ये तो तथ्यात्मक बात है। मैं खुद भी यहाँ अपना हाथ उठा के कह सकता हूँ कि मेरे समर्पण से बतौर पत्रकार कई गुना अधिक समर्पण उन लोगों का होगा, उन पत्रकारों का होगा जो स्थानीय हैं, जो यहीं रहते हैं। तो इसमें तो शायद ये एक तथ्यात्मक बात है मेरे ख्याल से। तो बाकी अपन असहमत हो सकते हैं। हेलो सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद जिस पे इंसाइट समझ में आई देख सुन के उनको। एक सवाल बस मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग तत्कालवाद की बात कर रहे थे अभी जी, तो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट दैट कि जेन्युइनली चीज़ें वैसे ही चल रही हैं आजकल। तो इन सब के पीछे बेसिक रीज़न क्या है? इज़ इट लाइक सोशल मीडिया, मे बी सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि अभी जनरेशन जेड की जब हम लोग बात करें, जेन जी इज़ कम्प्लीटली इनटू लाइक एकदम इंस्टेंट सब कुछ चाहिए उनको। तो इसके पीछे हमें क्या लगता है कि क्या बेसिक रीज़न है इसका? मेरे ख्याल से इसके पीछे सोशल मीडिया तो एक चीज हो सकती है, वो है भी, लेकिन जितनी मेरी समझ है विराट तंत्र काम कर रहा है। एक विराट राजनीतिक तंत्र है जो भारत में भी है, अन्य जगहों पर भी है, जो बहुत सजग रूप से ये चाहता है कि नागरिक की, युवा की खासकर जो बुद्धि है, जो प्रश्न करने की क्षमता है, वो कुंद पड़ती जाए, उसे वो चीज़ें दी जाएं। मसलन एक छोटी सी बात मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूँ, पिछले 3 सालों में मेरी पीढ़ी को, मेरे लेखक, मेरे पत्रकार मित्रों को, साहित्यकार मित्रों को जिस चीज़ ने सबसे अधिक बर्बाद किया है वो है फ्री डेटा। अगर आप दिन भर फेसबुक और ट्विटर पर जहाँ जा रहे हैं अपनी तस्वीरें, अपना खाना, अपना चेहरा इत्यादि पोस्ट करते रहेंगे, तो लिखने का समय कहाँ से आएगा? कालजयी होने की आकांक्षा कहाँ से उमड़ेगी अगर दिन भर आपके पास ये तात्कालिक वाला यंत्र है? तो माध्यम तो ये है, ठीक है, सोशल मीडिया, लेकिन इसको संचालित कौन कर रहा है? हम जानते हैं कहाँ से संचालित हो रही हैं चीज़ें, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास ये कहाँ से आ रहा है। तो इस देश की सत्ताएं भी, इस देश की जो राजनीतिक आका हैं वो भी, और बड़े देशों की भी, मेरे ख्याल से एक डेलिब्रेट, एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि हम लोगों की सोचने, समझने की, प्रश्न करने की क्षमता कम होती जाए, तो हम अंधे होकर भक्त बनते चले जाएं, वोट लगाते चले जाएं। ऐसा मुझे लगता है। सुखद संयोग है कि मैं उसी पेशे में रहा हूँ जिस पेशे में आप हैं, तो अब मुझे पत्रकार नहीं मानता कोई। मैं मान लेता हूँ।
पत्रकारिता जो है वो आपको लगातार निर्मम बनाती है। जब आप खबरों पर काम कर रहे होते हैं तो वो चाहे मौत हो, हत्या हो, बलात्कार हो, वो शायद उस पेशे की मांग है कि आप उससे निर्लिप्त रहें, और साहित्य जो है वो लगातार आपको चाहता है कि संवेदनशील आप बने रहें। तो जब आप दोनों होते हैं तो ये संतुलन कैसे बनता है? मेरे भीतर मुझे 2016 में साहित्य अकेडमी सेमिनार में बोलने के लिए बुलाया गया था अगरतला में कि आप लिखते क्यों हैं। तब मैंने व्हाई डू आई राइट, देश भर से लोग आए थे, तो मैंने उसी जो आपने पूछा उसी का उत्तर दिया था कि लोगों के भीतर अक्सर एक कैरेक्टर होता है पत्रकार वाला, किसी के भीतर दो होते हैं, गिने चुने लोगों के भीतर। तो जिसके भीतर दो हैं और अगर सजग भी है दुर्भाग्यवश मेरी तरह, तो लगातार दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक निगाह है जो हर चीज़ में हेडलाइन टटोल रही है, एक निगाह है जो उस व्यक्ति को या उस घटना को हेडलाइन में रिड्यूस कर देने के प्रति लगातार संघर्ष कर रही है। तो आप कल्पना करिएगा कि उस व्यक्ति के भीतर कितना गहरा आत्मसंघर्ष चलता होगा। कोई सिर्फ पत्रकार होगा तो निर्मम होकर लिख सकता है, कोई सिर्फ साहित्य लेख कथाकार होगा तो एक रास्ते पर चल सकता है। अगर कोई लगातार दो नावों पर, एक जिसकी नियति है कि वो एक घटना को दोनों ही दृष्टियों से देखेगा, तो वो उसके भीतर बहुत खूनी रक्त रंजित किस्म का आत्मसंघर्ष चलता रहता है, वो लगातार चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है हम समय की ओर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न था जो हमने यहाँ पर विनोद जी के द्वारा लिया है। हालांकि रागिनी हमारी टीम की सदस्य हैं, वो कह रही थी कि उनका एक आखिरी प्रश्न है, छोटा सा वो लेना चाह रही हैं करके। हाँ, तो आशुतोष जी के परमिशन से हम चाहते हैं कि रागिनी आप बिल्कुल अपना आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो सर, यहाँ पे। हाँ जी 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 सर, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। इन्होंने पूछा था अबाउट how the youth is getting influenced and is not getting the time to think because we are all enwrapped in the social media. So I want to know that what do you suggest to learn how to raise those questions which are very necessary, because everybody is going with the crowd ki this is right. If somebody says this is right, we say this is right, and then this is wrong, this is wrong. So how do you create that questioning mind? Travel, stop your time on social media, cut your time on social media, and read classics. That's the only thing, the only way out. And Back do to not basics. get influenced by number of retweets and likes. I can promise you that a lot of people who get retweets, thousands of artists today, 10 years down the line, they may not have any work worthy to show to account for. Yes, ये जो सोशल मीडिया का लफड़ा कभी तो मिटेगा ना, कभी तो किताब रह जाएगी। आश्वस्त रहिए, किताब रह जाएगी अंत में। एक चीज़ उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को लेके कि एक छोटा एक डॉक्यूमेंट्री है द सोशल डायलेमा। सोशल डायलेमा में एक बात कही गई है कि जिस प्रोडक्ट को आप पे नहीं कर रहे हैं, दरअसल आप सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया हमें यूज़ कर रहा है। जिस दिन आप याद रखें कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, उस सीमा तक सोशल मीडिया आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनजाने हम चूंकि वो पे नहीं करते होते, और उसमें बात यही कही गई है कि जिस चीज़ के लिए आप पे नहीं कर रहे हैं उस एजेंसी के लिए आप प्रोडक्ट हैं, जबकि हम सोचते हैं कि हम उसके यूज़र हैं। सिंपल। So it's back to basics basically. बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी। और कलम अपने समय के लिए जाना जाता है, अपने अनूठे प्रयास के लिए जाना जाता है और अपने सार्थक प्रयास के लिए जाना जाता है। आज बहुत हमें खुशी हो रही है कि इसके 50वें सत्र का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और आशुतोष भारद्वाज जी और राहुल सिंह साहब की दोनों की इतनी खूबसूरत बातचीत यहाँ पर हमें सुनने को मिली है। और यकीन मानिए कि अगर समय सीमा को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर हम नहीं होते तो ये सत्र और
लगातार अगले 1-2 दिन तो और भी चलना चाहिए, कुछ कुछ समय का ब्रेक लेकर के, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तमाम बहुत ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में रह गए होंगे। मैं अपने आप को भी उन सवाल जिनके रह गए उनमें शामिल करता हूँ, और हालांकि मुझे प्रिविलेज है कि मैं थोड़ी देर बाद और पूछ सकता हूँ सत्र के पश्चात, तो वो मैं उठा लूँगा उस बात को। लेकिन क्योंकि यहाँ अभी हम समय सीमा के भीतर बंधे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ राहुल सिंह जी का और आशुतोष जी का कि आज इतने खूबसूरत सत्र का यहाँ पर संचालन हुआ है, और इतनी विस्तृत स्तर पर पत्रकारिता पे और साहित्य के क्षेत्र पे इतनी गहन और ख़ूबसूरत बातचीत हुई है। ये कहीं ना कहीं हमें वापस, रागिनी का वो लाइन बहुत अच्छा था कि बैक टू द बेसिक्स है, वापस हमें जाने के लिए, समझने के लिए प्रेरित ज़रूर करता है। और ये हमेशा आज का ये जो कार्यक्रम है आपके जहन में हमेशा रहे, इसके लिए हम छोटा सा स्मृति चिन्ह अपनी ओर से भेंट करना चाहते हैं। बहुत खुशी है कि इंदिरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे निवेदन कि आशुतोष भारद्वाज जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। बहुत अच्छा गुजरा 1.5 घंटा आपकी बदौलत। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जया जी हमारे साथ हैं, जया जादवानी जी। मैम, आपका भी हमेशा कलम को बहुत प्रेम और स्नेह मार्गदर्शन मिला है। आपसे निवेदन है कि आज के सूत्रधार राहुल सिंह साहब को आप मेमेंटो भेंट करेंगी। एक छोटा स्मृति चिन्ह छत्तीसगढ़ी आर्ट जो रॉट आयरन के माध्यम से बना होता है, ये हम भेंट कर दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप दोनों मेहमानों से निवेदन है। अवसर है आभार व्यक्त करने का। मैं इसके लिए निवेदन करता हूं, कलम रायपुर जो आयोजन समिति है, अभिकल फाउंडेशन जो इनकी सहयोगी संस्था है, इसकी सबसे यंगेस्ट मेंबर पृथा से, कि पृथा आएंगी और आभार व्यक्त करेंगी हमारे आज के अतिथियों के लिए। शुक्रिया गौरव। श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा केतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन और हायत रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में ये कलम का शानदार आयोजन आज हुआ है, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज हम 50वीं कड़ी आज कलम का आयोजन किया गया है, आयोजित हुई है, और इसमें आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्यार, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। और आज के जो हमारे मुख्य जो अतिथि हैं आशुतोष जी, और सूत्रधार की भूमिका में राहुल जी रहे हैं, और मुझे हालांकि मैं कुछ समय बाद यहाँ पर अभी शामिल हुई हूँ, हालांकि ये पूरा सेशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर हुई है, क्योंकि सवाल जवाब का जब समय चल रहा था मैं उसी वक्त में यहाँ पर आई, और उस समय ही मुझे कुछ बातें जो है वो आशुतोष जी की सुनने को मिली है, जो कि मुझे बहुत प्रेरित भी की हैं। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, और हम कलम की जो आज 50वीं कड़ी है, इसको बहुत जल्द ही 500वीं कड़ी हम आयोजित करें, और आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे। धन्यवाद एक बार पुनः। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीता। ये बात सच है कि कलम की आज 50वीं कड़ी जब हुई है, उसमें बहुत से लोगों का योगदान रहा है, और ये एक सामान्य, एक छोटा सा आयोजन या एक अपने तरीके का प्रयास नहीं है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इसमें श्रेय जाता है रायपुर की और छत्तीसगढ़ के सुधी पाठकों को, साहित्य प्रेमियों को और यहाँ के साहित्यकारों को। लगातार अनवरत और हर बार इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना मार्गदर्शन मिला है कि कोई, ये एक ऐसा साहित्यिक मंच रहा जिसका कोई गुट नहीं है, कोई वाद नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ में नहीं है। एक निर्विवाद रूप से आज हम 5.5 सालों से चलते हुए 50वीं कड़ी पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है ज़ोरदार तालियों के साथ आज के इस आयोजन के लिए, आशुतोष जी के लिए, राहुल जी के लिए और कलम के इस प्रयास के लिए हम तालियों से इसका अभिनंदन कर सकते हैं। और अब आप सभी के लिए कुछ सीमित संख्या में हमारे पास किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो परिवार के साथ आए हैं उनके लिए एक प्रति उपलब्ध है, और इनके लिए मैं निवेदन करूँगा कि आप एक एक प्रतियाँ अपनी ले सकते हैं और आशुतोष जी के साथ उनका ऑटोग्राफ ले सकते हैं। प्रयास हम करेंगे कि उस ऑटोग्राफ के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जितना मैक्सिमम हो सकता है वो हम करें। आप सभी मास्क अपना कैरी कर सकते हैं, लेकिन पितृवत की एक एक प्रति आप सभी के लिए। एक बार पुनः श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा केतान फाउंडेशन,
अबिकल फाउंडेशन और हायत रायपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली इस कलम श्रृंखला की आज यहाँ पर 50वीं कड़ी का आयोजन हुआ है। मैं गौरव गिरिजा शुक्ला आयोजन समिति की ओर से आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो कलम की पहली कड़ी से लेकर के आज 50वीं कड़ी तक पहुँचे हैं, और रायपुर की जनता के साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता से जो हमें प्रेम और स्नेह मिला है, क्योंकि हर बार हर आयोजन में अलग अलग जगह से जब लोग आते थे तो सिर्फ रायपुर और दुर्ग भिलाई जो नज़दीक के शहर हैं वहाँ से नहीं, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर और ऐसे तमाम कवर्धा, धमतरी, इन सब जगहों के जो साहित्य प्रेमी हैं वो सब एक एक बार कहीं ना कहीं तरीके से इस आयोजन में हमारे साथ शामिल हुए हैं और इसे यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना महत्वपूर्ण वक्त निकाला। आज वर्किंग डे है, आप सब यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत दिल से आभार। और अब किताब आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।